हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये 19वां लेक्चर है जिसमें हम मराठा राज्य संघ के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम यह महेश वड़ासर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं जो कि प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहां आवश्यक होगा कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। इससे हमारे प्रश्न भी तैयार होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। यहाँ पे शुरुआत में एक फ्रेम बताया गया है कि मराठा राजवंश में कौन कब और कैसे आए, किनके बाद कौन आए, कौन किसके पुत्र थे, इसके बारे में चर्चा की गई। जैसे सज्जन सिंह 5वीं पीढ़ी के शासक थे। उन्हीं के एक शासक अगले हुए थे उग्रसेन। उग्रसेन के 2 पुत्र थे। पहले थे कर्ण सिंह, दूसरे शुभकर्ण। शुभकर्ण के जो वंशज थे वो भोसले कहलाए। वहीं कर्ण सिंह देवगिरी के यादव लाखुजी जाधव राव कहलाए। जो कर्ण सिंह थे उनकी पुत्री जीजाबाई थी। वहीं शुभकर्ण के पुत्र बालाजी भोसले थे और उन्हीं के एक अन्य उत्तराधिकारी मालेजी थे। जीजाबाई का विवाह शाहजी भोसले से हुआ था। शाहजी भोसले का 2 विवाह हुआ था, एक तो जीजाबाई से हुआ था, दूसरा तुकाबाई मोहिते से हुआ था। तुकाबाई मोहिते के पुत्र का नाम राजाराम था और जो जीजाबाई से पुत्र हुए थे वो शिवाजी प्रथम कहलाए। और जो शाहजी भोसले थे उनके 2 ही पुत्र थे, एक शिवाजी जो कि जीजाबाई से हुए थे और राजाराम जो कि तुकाबाई के पुत्र थे। दोनों शाहजी भोसले ही के थे। पिता एक थे, माताएं 2 थीं। और जो संभाजी थे 1680 से लेकर 89 ईस्वी तक रहे। उनके बाद साहू जी आए। वहीं राजा राम के जो पुत्र हुए वो शिवाजी द्वितीय कहलाए, जो कि 1700 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन किए। जो संभाजी के पुत्र साहू जी थे जो कि 1607 ईस्वी से लेकर 49 ईस्वी तक रहे। साहू जी ने स्वतंत्र शासक, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जो कि स्वतंत्र शासक बने, जिसमें उत्तर में सतारा साहू जी कहलाए और दक्षिण में कोल्हापुर शिवाजी द्वितीय रहे। तो वहीं उत्तर में सतारा साहू जी थे और दक्षिण में जो कि कोल्हापुर में था शिवाजी द्वितीय थे। तो साहू जी ने अपनी उत्तराधिकारी अर्थात जो शासन की एक क्षेत्र था उसको बांट दिया उत्तर और दक्षिण में। उत्तर में जो सतारा था और दक्षिण में कोल्हापुर। दक्षिण में कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय ने शासन किया और उन्हीं के पुत्र थे राजाराम द्वितीय जो कि 1749 से लेकर 50 ईस्वी तक शासन किए। तो फ्रेंड्स, हमारा छोटा सा जो महेश वड़ासर की एनसीईआरटी पुस्तक में एक फ्रेम दिया है उसके बारे में है। हम चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया गया था? मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के लेखों में किया गया था। तो कभी भी क्या है कि मोडी लिपि क्या थी, तो मराठों के द्वारा लिखी गई एक लिपि थी। आगे है, सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भूराजस्व प्रथा से संबंधित है सरंजामी प्रथा। ये कई बार आता है कि सरंजामी क्या है, कि मराठा भूराजस्व की एक प्रथा है कि जो भूराजस्व की कई व्यवस्थाएं होती थी उसमें भी एक सरंजामी प्रथा है। आगे एक नोट है, मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्री परिषद को अष्टप्रधान नाम से जाना जाता था। जैसे अष्ट दिग्गज होते थे, हम देखते हैं दक्षिण में, उसी तरीके से मराठा साम्राज्य में उनके 8 मंत्री होते थे जिन्हें हम अष्टप्रधान नाम से भी जानते थे। इन्हीं से मिलकर पूरा शासन प्रशासन मराठा साम्राज्य का चलाया जाता था। आगे देखते हैं, यहाँ पे है कि शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में स्थापित की थी। तो ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में स्थापित की। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद ना तो स्थायी थे और ना ही वंशानुगत थे, बल्कि ये राजा की इच्छा पर्याप्त थे। अर्थात राजा अपनी इच्छा से ही किसी को अष्टप्रधान में शामिल करता था। तो आप इसको याद रखिएगा ना, ये नहीं था कि एक व्यक्ति बन गया तो हमेशा रहेगा, या फिर एक व्यक्ति बन गया तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी अष्टप्रधान में शामिल होंगी। नहीं, राजा की इच्छा पर है कि कौन कब तक रहेगा और कौन अष्टप्रधान में शामिल होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया था? पेशवा वही मराठा साम्राज्य की जो सेना थी उसे हम पेशवा कहते थे। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में आत्मसमर्पण जॉन मैल्कम के सामने मराठों ने किया था। वैसे तो ये नहीं सही है, लेकिन हाँ, उनके सामने एक समर्पण की भावना जो रखी थी वो
जॉन मैल्कम के सामने। तो ये व्यक्ति को याद रखिएगा नाम। यहाँ पे एक नोट है कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य 1761 में लड़ा गया, जिसमें मराठों की पराजय हुई। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इसी युद्ध में निर्णय हो गया कि भारत में कौन शासन नहीं करेगा, कौन शासक बनेगा ये तो नहीं निश्चित हुआ, लेकिन मराठों की इस पराजय से यह निश्चित हो गया कि मराठे भारत में शासन अब नहीं करेंगे। इसी युद्ध से यह बात निकल कर आती है। आगे देखते हैं। वर्ष 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया? किसकी बात हो रही है कि 1707 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व मराठा एक संरक्षिका थी, किसने किया था? वो थी ताराबाई। तो एक महिला का नाम आता है जो कि ताराबाई नाम से थी। उन्होंने 1700 से आगे जो मुगलों के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व ताराबाई ने संभाला था। आगे देखते हैं। संभाजी के पश्चात मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? जब मराठा प्रशासन था तो उस मराठा प्रशासन को सरल और सबके लिए पहुंच हो, संभाजी के पश्चात इसको किसने इस तरीके से बनाया? तो वो थे बालाजी विश्वनाथ। अर्थात संभाजी एक कुशल नेतृत्व करता थे, उनके बाद मराठा शासन में सरलता लाना, उसको सभी के लिए सुटेबल बनाना, ये बालाजी विश्वनाथ के द्वारा स्थापित किया गया। आगे है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, मृत्यु कब होती है? 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है। तो इसी बात हो रही है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किन के हाथों में था? तो वो ताराबाई के हाथों में था। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो वह नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। अर्थात 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मराठा साम्राज्य ताराबाई के नेतृत्व में था। आगे देखते हैं कि एक नोट है कि बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां नामक सरदार को वर्ष 1659 ईस्वी में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था, परंतु शिवाजी ने इसे ही शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी। अर्थात बीजापुर के सुल्तानों ने अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए 1659 ईस्वी में भेजा, लेकिन यही पलटवार हो गया, शिवाजी ने अफजल खां को ही मार दिया। आगे है। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को, जो मुगल भारत में थे उनमें से शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? वो थे सालहर का युद्ध या सालहेर का युद्ध। तो आप याद रखिएगा, सालहर का युद्ध मुगलों और शिवाजी के मध्य या मराठों के मध्य हुआ था, जिनमें मुगलों की हार हुई थी। वो थे सालहर का युद्ध या सालहेर का युद्ध। आगे हैं। जो शिवाजी के अष्ट प्रधान थे उनके बारे में चर्चा की गई है कि उनके कौन कौन से विभाग या किन नामों से जाने जाते थे। जैसे मंत्री थे, उन मंत्रियों को किस नाम से जाना जाता था और वो कौन से विभाग के प्रभारी हुआ करते थे। जैसे मजूमदार अमात्य, जिसे हम अमात्य भी कहते हैं, या मजूमदार। तो मजूमदार क्या होते थे? वो वित्त मंत्री हुआ करते थे। सुमंत या दबीर जिन्हें हम कहते थे, वो कौन से विभाग के प्रभारी होते थे? विदेश विभाग के दरबार शिष्टाचारी होते थे कि किस तरीके से विदेश विभाग को संभालना है। आगे देखते हैं। सुरु, नवीस या चिटनिस, जो कि एक सचिव होते थे, यह पत्राचार विभाग से संबंधित थे। आगे है पेशवा। पेशवा प्रधानमंत्री हुआ करता था। वो अष्ट प्रधान का प्रमुख, जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वो थे पेशवा। अर्थात पेशवा राजा के बाद सबसे बड़ा पद पेशवा का ही हुआ करता था। आगे देखते हैं। वाकिया नवीस जो मंत्री थे, वाकिया नवीस, वो आधुनिक गृह मंत्री के समान हुआ करते थे। जैसे होम मिनिस्टर आज होते हैं ना, उस समय गृह मंत्री को वाकिया नवीस कहा जाता था। आगे है न्यायाधीश। तो न्याय विभाग से संबंधित थे, नाम से ही पता चल रहा है। आगे है सेनापति या सर ए नौबत। सेनापति से तो हम सेना प्रधान जान ले रहे हैं, लेकिन सर ए नौबत भी एक अन्य नाम है जो कि सेना का प्रधान हुआ करता था। आगे है पंडित राव। पंडित राव
जो अष्टप्रधान में शामिल हुआ करते थे वो धर्म व दान विभाग से संबंधित थे। धर्म को किस तरीके से चलाना है, दान विभाग को किस तरीके से मैनेज करना है, ये पंडित राव के हाथों में होता था। तो इस शिवाजी के 8 जो अष्टप्रधान थे उनके बारे में चर्चा की गई है कि मजूमदार, सुमंत या दबीर, सुरु नवीस या चिटनिस जो कि सचिव होता था, पेशवा जो कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वाकिया नवीस जो कि गृह मंत्री थे, न्यायाधीश न्याय विभाग से संबंधित थे, सेनापति या सर ए नौबत सेना प्रधान होते थे, वहीं पंडित राव धर्म या दान विभाग से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये मराठा साम्राज्य से संबंधित एक छोटा सा लेक्चर था जो कि महेश अग्रवाल सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर किया गया है। तो हम इस लेक्चर को ही समाप्त कर देते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा था। अब इसको रिवाइज कर लेंगे तो इससे लगभग प्रश्न इसी में से आ जाएंगे। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।